नमस्कार। टीम आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसे कि हमने पहले भी वीडियोस लाए हैं कुछ एमसीक्यूज के, इसी तरह आज मैं प्रस्तुत हुई हूँ ताकि मैं ज्योग्राफी के कुछ एमसीक्यूज आपके सामने रख सकूं। उम्मीद है कि आपकी 70th बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। टीम आईएएस के इस प्लेटफॉर्म से हमारा यही प्रयास है कि आपकी तैयारी को और ज्यादा कंफर्टेबल और ज्यादा इजी बनाया जाए। अगर आपको ये वीडियोस और टीम आईएएस प्लेटफॉर्म से कुछ भी मदद मिल पा रही है तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई भी वीडियो जो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आइए अब हम मेन कंटेंट पर चलते हैं और आज के हमारे कुछ ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ये इंडियन ज्योग्राफी के कुछ प्रश्न है। सो लेट्स बिगिन विद द कंटेंट। Beginning from the first question, the gas responsible for ozone depletion. बात ओजोन डिप्लीशन एंड उसके रिगार्डिंग जो गैसेस रिस्पॉन्सिबल है उसकी हो रही है। ऑप्शन है हेलॉन्स, नाइट्रस ऑक्साइड, ट्राइक्लोरोअमाइलिन या फिर इसे इथाइलिन भी बोलते हैं। ठीक है, अगर आप समझ पा रहे हैं और आपने ओजोन डिप्लीशन के बारे में पढ़ा है तो आप इसका आंसर बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। I'll wait for your response. Yes. So the correct answer is option D, all of the above. All of the above gases are responsible for ozone depletion. ठीक है, हेलॉन्स they are used as fire extinguishers. नाइट्रस ऑक्साइड को हम लाफ गैस भी कहते हैं and trichloroamylene, these are the volatile compounds. ये क्यों ओजोन डिप्लीटिंग है? बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल तो दे आर ऑल पार्ट ऑफ CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, एंड इनका जो एग्जिस्टेंस है वो एटमॉस्फेयर में लंबे समय तक रहता है और कहीं ना कहीं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं पीवीसी क्लाउड्स बनाने में। ठीक है, इसकी वजह से ओजोन डिप्लीशन की मात्रा में बढ़ोतरी देखी गई है। हालांकि ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंसेस को रेगुलेट करने के लिए दो इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है, दैट इज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एंड क्योटो प्रोटोकॉल। इसके बारे में आप देख लेंगे। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये सारे स्टेटमेंट्स आपको देखने हैं। इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन रिक्टर स्केल ओनली। Turkey is situated on the two Anatolian tectonic plate which borders have two major faults, the North Anatolian Fault and the East Anatolian Fault. ठीक है, तो यहाँ पे हमें करेक्ट पूछा है which of the following statements are correct. प्लीज क्वेश्चन पढ़ते समय ये ध्यान रखेंगे कि आपसे करेक्ट पूछा जा रहा है या इनकरेक्ट पूछा जा रहा है। चूंकि ये करेक्ट पूछा जा रहा है तो हमेशा से अर्थक्वेक को मेजर हम लोग करते हैं या तो मैग्नीट्यूड के आधार पर या फिर इंटेंसिटी के आधार पर। और इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए जो हम लोग स्केल यूज करते हैं वो है मर्केली स्केल और मैग्नीट्यूड के लिए है रिक्टर स्केल। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्ट और बहुत बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए आप गलती ना करें। इसके लिए जरूरी है कि आप रिवाइज करें। इंटेंसिटी मर्केली एंड मैग्नीट्यूड इज फॉर रिक्टर। ठीक है, टर्की की जो लोकेशन है अगर हम देखें तो वो बिल्कुल सही एंटोलियन प्लेटो पे ही बेस्ड है। ठीक है, जिसमें से ये दो फॉल्ट्स आते हैं। तो आपको ऑप्शन सी बोथ सॉरी this is wrong and this is correct, so only two. The third question, coming to the third question, the descending order of the planets according to their size. डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना है और प्लैनेट्स के साइज के बेसिस पे। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि वीनस सबसे छोटा प्लैनेट है। सबसे पहले ऑप्शन एलिमिनेशन पे आप चाहिए। ठीक है, कैसे कैसे आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। बी एंड सी ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो गए बिकॉज वीनस इज स्मॉलर देन अर्थ। ठीक है, सो यहाँ पे भी यही ऑप्शन देखने को मिल रहा है। हालांकि यूरेनस इज ग्रेटर देन नेपच्यून, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Coming to the fourth question, with reference to the northern plains की बात हो रही है। Consider the following statements.
उत्तरी मैदान। जब भी हम नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में पढ़ते हैं तो एक ये फिनोमेना हमें देखने को मिलता है, जियोसिंक्लाइन। द नॉर्दर्न प्लेन इज बेसिकली अ जियोसिंक्लाइन ट्रो। दिस प्लेन इज मेड ऑफ लैटराइट सॉइल। एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है फॉर बीपीएससी एज वेल एज यूपीएससी। ठीक है, कितने प्रकार के सॉइल होते हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट जो आपका ये स्टेटमेंट है, हमें करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में जानना है। द नॉर्दर्न प्लेन इज बेसिकली अ जियोसिंक्लाइन ट्रो। यस इट इज। एंड दिस प्लेन इज मेड ऑफ लैटराइट सॉइल। जी नहीं, दिस इज मेड ऑफ एलुवियल सॉइल। ठीक है, और भारत में सबसे ज्यादा जो मात्रा में सॉइल है वो एलुवियल सॉइल ही है। हालांकि और अदर सॉइल्स भी है, डेजर्ट सॉइल, लैटराइट सॉइल, रेड सॉइल। आप इनका कॉम्पोजिशन, इनकी टेक्सचर, ये सब चीज के बारे में एक बार पढ़ लेंगे। जियोसिंक्लाइन ट्रो से हम ये समझते हैं कि जो हिमालयंस है, इसके बाद जो प्लेन्स आते हैं, ठीक है, दिस इज नोन एज जियोसिंक्लाइन। तो कहीं ना कहीं जब नॉर्दर्न इंडिया की हम बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पे जो हिमालयस है और यहाँ पे जो ट्रो बनता है, द नॉर्दर्न प्लेन्स, एल्यूवियम डिपॉजिट यहाँ पे सबसे ज्यादा होता है, एंड ये एक जियोसिंक्लाइन ट्रो। Coming to the next question. This question is very popular because it has also been asked by UPSC. तो प्लीज इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। और इस तरीके के ही क्वेश्चन यूपीएससी में पूछे गए, बीपीएससी में भी पूछे जाते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट रहा है एज अ कॉन्सेप्ट ज्योग्राफी को भी समझने के लिए। द वैल्यू ऑफ कोरियोलिस फोर्स इज मैक्सिमम at the poles and zero at the equator. Due to the effect of Coriolis force, the winds get deflected to the right of the original direction in northern hemisphere and to the left in the southern hemisphere. Which of the following statements are true? हमें true statements के बारे में जानकारी देनी है। I'll wait for your response on this question. Okay, so both of the statements are correct. Reason being, obviously, beginning from the 0 degree as we move towards poles, Coriolis force increases. Equator पे Coriolis force is 0. इसीलिए कभी भी हमें इक्वेटर में साइक्लोन्स देखने को मिलते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि कर्विंग में साइक्लोन्स पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि कोरियोलिस फोर्स है ही नहीं इक्वेटर में। हमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से साइक्लोन्स देखने को मिलते हैं। ओके, दूसरा चीज ये है कि डिफ्लेक्ट, जब विंड इज फ्लोइंग, इट इज डिफ्लेक्टेड टू द राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड टू द लेफ्ट इन द सदर्न हेमिस्फीयर। वैसे भी जब विंड का वेलोसिटी बढ़ता है तो डिफ्लेक्शन बढ़ जाता है। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। गोंडवाना रॉक्स आर इंक्लूडेड इन विच ग्रुप ऑफ रॉक्स? ठीक है, रॉक्स की ग्रुपिंग भी की गई है और गोंडवाना रॉक्स किस ग्रुप का है हमें ये बताना है। I'll wait for your response. Okay, so Gondwana rocks, it is a part of Aryan group. आर्यन ग्रुप में और कौन कौन से रॉक्स इंक्लूडेड है? फर्स्ट इज गोंडवाना, सेकेंड इज डेक्कन ट्रैप, थर्ड इज क्वाटरनरी रॉक्स एंड फोर्थ इज एलुवियल प्लेन्स। जो रॉक्स की क्लासिफिकेशन है उसे हम एक बार अच्छे से देख लेंगे, क्योंकि ये जो क्लासिफिकेशन है ये एज के बेसिस पे की गई है, एज ऑफ रॉक्स के बेसिस पे की गई है। जैसे कि आर्कियन ग्रुप में आर्कियन एंड धारवाड़ रॉक्स इंक्लूड होते हैं। जिसे आप देख लीजिएगा, गोंडवाना रॉक्स का इंपॉर्टेंस ये है कि जो कोल एंड जो अदर मिनरल्स है वो हमें यहाँ से मिलते हैं। ठीक है, गोंडवाना रॉक्स इज बेसिकली पॉपुलर इन दिस रीजन ऑफ इंडिया, सदर्न रीजन जिसको बोलते हैं, डेक्कन ट्रैप भी बोलते हैं।
Okay. Coming to the next question, what is included? What is included in the modern concept of monsoon? मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मॉनसून में ये क्या फिनोमिना है जो इंक्लूडेड है? ठीक है, फर्स्ट आपसे पूछा है जेट विंड्स और जेट स्ट्रीम्स, सेकंड इज प्लेट्यू ऑफ तिब्बत, थर्ड इज एल नीनो एंड फोर्थ इज ला नीना. क्या आई थिंक सो ये सारे इंक्लूडेड है? आई वेट फॉर योर रिस्पॉन्स. जी हाँ, आपका उत्तर बिल्कुल सही है. ये सारे ही इंक्लूडेड है मॉनसून के फिनोमिना में, बिकॉज दे ऑल अफेक्ट द इनकमिंग ऑफ मॉनसून विंड्स और द साउथ वेस्ट डिस्टर्बेंस. ठीक है, जेट विंड्स कैसे इन्वॉल्व है? क्योंकि वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मॉनसून्स के आने में. द मोमेंट वेस्टर्ली जेट विंड्स रिवर्सेस, वो शो करता है कि मॉनसून आने वाला है इंडिया में. प्लेट्यू ऑफ तिब्बत, अगर बहुत ज्यादा प्लेट्यू ऑफ तिब्बत हीट हो जाए तो जो साउथ वेस्ट मॉनसून का इंटेंसिटी है वो बढ़ जाता है, इंटेंसिटी. एंड एल नीनो एंड ला नीना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमेना हैपनिंग इन द सेंट्रल पैसिफिक ओशन. ठीक है, बेसिकली इट्स वार्मिंग ऑफ पैसिफिक ओशन. ये आप एक बार देख लेंगे, एल नीनो, ला नीना, एल नीनो मोडो की सर्कुलेशन, इन सब के बारे में प्लीज पढ़ लीजिए, इन सारे फिनोमिनास को क्लियर कर लीजिए. इनफैक्ट एल नीनो का जो ला नीना, ये सारी चीज हमारे बीपीएससी के मेंस में पूछे जा रहे हैं, तो प्लीज मेक योर कॉन्सेप्ट्स वेरी क्लियर. आई वुड हैव डिस्कस्ड, बट चूंकि ये हमारा एमसीक्यूज है, एमसीक्यू का सेशन है, इसलिए आई ओनली स्टिक टू एमसीक्यू. बट this MCQ gives you a sample of what all you have to prepare for the incoming examination. Okay, coming to the next question. Rain bearing clouds looks black because क्यों ऐसा? All the lights get scattered by them. A large number of water droplets in them absorb all the sunlight. They reflect sunlight back into the atmosphere, and in such clouds, a lot of dust condenses on the waterway. हालांकि मेरे स्टेटमेंट्स बहुत जल्दी पढ़ा है, आपको स्टेटमेंट्स दिख रहे हैं, आप आराम से पढ़ सकते हैं, आराम से रिस्पॉन्ड कर सकते हैं. ओके, सो द करेक्ट आंसर दिस कोई भी चीज अगर हमें कोई कलर में दिख रही है, वेदर इट्स ब्लैक, ब्लू, एनीथिंग, इसका सिंपल सा आंसर ये है कि दे रिफ्लेक्ट द सनलाइट बैक इनटू द एटमॉस्फेयर. हम अगर कोई कलर को देख पा रहे हो, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट. ठीक है, ब्लैक क्यों अपीयर करता है? बिकॉज of the condensed dust materials it carry. ठीक है, apart from that, types of clouds and classification, please go through it. Cumulonimbus, ठीक है, cumulostratus clouds क्या होते हैं? निम्बस मतलब क्या है? स्ट्राटस मतलब क्या है? बहुत ज्यादा बारिश होती है तो क्यूम्यूलोनिम्बस क्लाउड्स क्यों फॉर्म होते हैं? गो थ्रू ऑल दीज टाइप्स ऑफ क्लाउड्स, इट विल बी वेरी हेल्पफुल इन द एक्चुअल एग्जामिनेशन डे. ओके, कमिंग टू दिस क्वेश्चन, जेट स्ट्रीम फ्लो बिटवीन, योर ऑप्शन इज 27 to 30 degree north, 12 to 15 degree north, 22 to 25 degree north latitude, and 23.5 degree to 66.5 degree north latitude. I'll wait for your response. Okay, तो jet streams जो phenomena है, they flow between 27 to 30 degree north latitude. इसका effect हमें इंडियन क्लाइमेट में भी देखने को मिलता है, especially during the summers. क्योंकि summers में ICTZ का shifting होता है. ठीक है, इसकी वजह से मॉनसून्स इंडिया के इफेक्ट होते हैं, एंड जेट स्ट्रीम्स आर वेस्टर्ली फ्लोइंग विंड्स. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. द हाईएस्ट वोल्केनिक माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड इज माउंट किलिमंजारो. The most abundant gas emitted from volcanoes is hydrogen sulfide.
I'll wait for your response and यहाँ पे आपको करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है. So the answer is D, neither one nor two. Reason being, the highest volcanic mountain is Golden Flag. कहाँ पे है ये? ये है हमारा अर्जेंटीना में कोजेस डेल सलाडा. ठीक है, और ये volcanic mountain है. Mount Kilimanjaro is not volcanic. Where is Mount Kilimanjaro located? It is located in Africa. ठीक है, and the most abundant gas emitted from volcanoes is not hydrogen sulfide, but it's water vapor. Water vapor is released in the gaseous form. Okay, hydrogen sulfide, it smells like rotten egg. अगर हमने केमिस्ट्री लैब में एक्सपेरिमेंट किया होगा और हाइड्रोजन सल्फाइड का रिलीज देखा होगा तो शायद हम उस लैब में रह भी नहीं पाते बिकॉज इट स्मेल्स वेरी बैड. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Consider the following ranges. Here are the mountain ranges given and you have to sequence it from south to north. Please ये देखिएगा, north to south है, east to west है, west to east है, south to north है. It is south to north. तो अगर हम इंडियन मैप के बारे में अवेयर हैं, ठीक है, the first comes काराकोरम रेंज, Ladakh, Zanskar, and then comes the Shivalik range. Okay, Karakoram, Ladakh, Zanskar, Shivalik. हालांकि हमें साउथ टू नॉर्थ अरेंज करना है. This option is correct because it is south to north. Coming to this question, match items of list 1 with list 2. यहाँ पे नेशनल वाटरवेज की बात की गई है. नेशनल वाटरवे 1, 2, 3 and 4 एंड ये कहाँ से कनेक्ट करते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और ये एक जनरल नॉलेज ये सभी को पता होना चाहिए कि नेशनल वाटरवे 1 connects हल्दिया एंड इलाहाबाद. नेशनल वाटरवे 2 it's Thugri and Satya. National Waterway 3 is Kakinada and Puducherry and National Waterway 4 is Kollam and Kottagura. ठीक है, अगर हम मैप में देखें ये चीज, नेशनल वाटरवे 1 इलाहाबाद से लेके हल्दिया तक, हल्दिया इज इन कोलकाता. National Waterway 2 Thugri and Satya, it is from the Assam. Thugri and Satya stretch, Satya and Thugri. National Waterway 3 Kakinada and Puducherry, it begins from Andhra Pradesh and ends at Puducherry. और Kollam and Kottapuram is here in the Kerala region. ठीक है, Kottapuram and Kollam. I hope I've made myself very clear. Coming to the next question, consider the following statements with reference to census 2011. Population of Bihar is larger than West Bengal. Sex ratio of Bihar is above the national average. Area-wise, Jharkhand is larger than Bihar. आप मुझे बता सकते हैं. I'll wait for your response. But यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि it is incorrect. Which of the following are incorrect? तो जैसा कि हम देख सकते हैं ये सारे के सारे आंसर्स ही इनकरेक्ट. ओके, रीजन बी पॉपुलेशन ऑफ बिहार इज लार्जर देन वेस्ट बंगाल. जी, पॉपुलेशन ऑब्वियसली बिहार की ज्यादा है. सेक्स रेशियो ऑफ बिहार इज अबव, नो, इट इज बिलो द नेशनल एवरेज एंड अकॉर्डिंग टू सेंसस इट इज 918 फीमेल्स ओवर 1000 मेल्स. एरिया वाइज झारखंड इज लार्जर देन बिहार. ऑब्वियसली झारखंड बनाया भी बिहार से सेपरेट करके है
तो बिहार का जो एरिया है बड़ा है कंपैरेटिवली झारखंड से. प्लीज टेल मी द एरिया इन स्क्वायर किलोमीटर ऑफ बिहार. अगर हो सके और आप इस वीडियो में अभी तक बने हुए तो प्लीज ट्राई टू राइट दिस इन कमेंट सेक्शन. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which layer is used for radio communication? ध्यान से देखिए, रेडियो कम्युनिकेशन की बात हो रही है. Okay, so first option is stratosphere, ionosphere, mesosphere and exosphere. Yes, the correct answer is ionosphere. Reason? Because of the presence of ions. Ions क्या करते हैं? Transmission में help करते हैं. Because they are free in nature, they ease the communication. And radio communication के लिए ionosphere is very much useful. Stratosphere का क्या importance है? Ozone layer is present in stratosphere. हालांकि ट्रोपोस्फेयर में भी है, बट मेनली जो है और जो ओजोन डिप्लीशन की बात करते हैं वो स्ट्रेटोस्फेयर में है. ठीक है, एक्सोस्फेयर का अपना इंपॉर्टेंस है. द सैटेलाइट कम्युनिकेशन, इट इज आल्सो रिलेटेड टू एक्सोस्फेयर एंड मेसोस्फेयर. द मीटियोर्स आर गेटिंग डिस्ट्रॉयड इन दिस लेयर. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, Sesichalam Hill Biosphere Reserve is located in which state? सेसिचलम का बात हो रहा है एंड सेसिचलम हिल आपके ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक एंड केरला. If you all know, it is right. It's Andhra Pradesh. Andhra Pradesh ही क्यों ये इसे बायोस्फीयर रिजर्व क्यों डिक्लेयर कर दिया गया है? फर्स्ट ऑफ ऑल, let's understand declaring a biosphere reserve is done by the Indian government under the UNESCO MAP program. ठीक है, Man and Biosphere Reserve 1978 में ये स्टार्ट हुआ. ओके, इसका मेन पर्पस क्या है? इट इज द इन सीटू कंजर्वेशन. इन सीटू कंजर्वेशन जिसमें कि लोकल्स, जिसमें कि बायोडाइवर्सिटी, लोकल्स सबको ही प्रिजर्व करके एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर लेके जाया जा सके. ठीक है, करंटली देयर आर 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स. प्लीज ट्राई टू रिमेंबर ऑल द बायोस्फीयर्स प्रेजेंट इन इंडिया, बायोस्फीयर रिजर्व्स प्रेजेंट इन इंडिया. Coming to the next and the last question of the day, the author of the population bomb is. पॉपुलेशन बॉम्ब के ऑथर के बारे में पूछ रहा है. हालांकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा अनकन्वेंशनल लग सकता है, बट एक बेसिक रीजन है इसे डालने का. पहले I'll wait for your response and then I'll answer it. Okay, so it is option A. Ehrlich was the author of population bomb, जहां पे उन्होंने बढ़ते हुए पॉपुलेशन के बारे में एक कंसर्न जताया था कि अगर ऐसे ही पॉपुलेशन बढ़ता रहा तो जो कैपेसिटी ऑफ अर्थ है इट विल डिक्लाइन ड्रास्टिकली. एंड साथ ही साथ इन्होंने सस्टेनेबल कॉन्सेप्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलिए या सस्टेनेबिलिटी का कॉन्सेप्ट फर्स्ट टाइम हमें इनकी बुक से मिलता है. ठीक है, इसीलिए ये एक important क्वेश्चन था ऑफ द डे. ओके, सो बाय दिस वी कम टू द एंड ऑफ द सेशन. उम्मीद है कि आपको ये सेशन पसंद आया हो और आप इससे जुड़ सके हो. अगर और आपको ये ऐसे सेशंस चाहिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.